Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, Assalamu alaikum. This is Dr. Humayun. Today I will be discussing chapter number 7. Chapter number 7 जिसका नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम. इस चैप्टर के जो पिछले टॉपिक्स थे जिस तरह इंट्रोडक्शन अबाउट द केमिकल इक्विलिब्रियम एंड इसमें हमने पढ़ा था फिर लॉ ऑफ मास एक्शन और फिर हमने केसी के बारे में कुछ पढ़ा था. सो आज उसी चैप्टर का एक नया टॉपिक है जिसका नाम है ली चार्टियर प्रिंसिपल. ली चार्टियर प्रिंसिपल जो है इट वाज इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय ली चार्टियर इन 1884. और ली चार्टियर कौन था? ये एक फ्रेंच केमिस्ट था. इसने क्या किया? इसने डिफरेंट रिवर्सिबल रिएक्शन जो कि इक्विलिब्रियम में थे उस रिएक्शन के डिफरेंट पैरामीटर्स को इसने चेंज किया. किस तरह? कौन कौन से पैरामीटर्स? फॉर एग्जांपल इसने प्रेशर को कम ज़्यादा किया, इसने कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स को कम या प्रोडक्ट को कम ज़्यादा किया, या इसने प्रेशर ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन को कम ज़्यादा किया और उसका इफेक्ट देखा कि प्रेशर इंक्रीज करने से जो रिएक्शन है उसके इक्विलिब्रियम पे क्या असर पड़ा, या कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स को कम ज़्यादा करने से रिएक्शन के इक्विलिब्रियम के पे क्या असर पड़ा, या टेम्परेचर को कम ज़्यादा करने से इक्विलिब्रियम पे क्या असर पड़ा. ठीक है, तो उसने डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन को स्टडी किया और उसने इसको सम अप किया इन द फॉर्म ऑफ ली चार्टियर प्रिंसिपल. सो लेट्स डिफाइन ली चार्टियर प्रिंसिपल. हम इसको किस तरह डिफाइन करेंगे? तो according to Lee Charter principle, if a system is at equilibrium is subjected to a stress, if a system at equilibrium is subjected to a stress by changing temperature, pressure, concentration, then the system tends to adjust itself to minimize the stress. इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स? इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास एक सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो और हम रिएक्टेंट्स की या प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन को कम ज़्यादा करें, या हम प्रेशर ऑफ द मिक्सचर को कम ज़्यादा करें, या हम टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर को कम ज़्यादा करें, तो क्या होगा? सिस्टम या तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा या रिवर्स में जाएगा ताकि इस इफेक्ट को कम से कम किया जाए. अगर हमारे पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है और हम कंसंट्रेशन, टेम्परेचर या प्रेशर को कम ज़्यादा करें तो सिस्टम या तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा या बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा ताकि उस इफेक्ट को मिनिमाइज किया है. इसको हम कहते हैं ली चार्टियर प्रिंसिपल. सो हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन. इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, इफेक्ट
of concentration. तो स्टूडेंट्स एक जनरल रिएक्शन लिखते हैं N2 plus O2 it form 2N. Nitrogen is a gas, oxygen is a gas, and NO nitrogen oxide is a gas. इसकी Kc की वैल्यू हम लिखते हैं Kc किस तरह लिखेंगे Kc की वैल्यू molar concentration of NO, this is the product, divided by molar concentration of reactant N2 and O2. अब देखिए जरा इस कंडीशन में ये रिएक्शन लेट मी से कि ये इक्विलिब्रियम पे है। अब अगर मैं नाइट्रोजन या ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन को ज़्यादा करूं तो इस रिएक्शन की इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगी। दिस रिएक्शन विल बी नो लॉन्गर इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। सो व्हाट विल हैपन, क्या होगा कि ये रिएक्शन दोबारा इक्विलिब्रियम को गेन करे तो उसके लिए रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, मोर NO2 प्रोड्यूस होगा, तब जाके रिएक्शन दोबारा इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं कि F द कंसंट्रेशन of O2 or N2 is increase। अगर मैं O2 और N2 की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करूं तो द इक्विलिब्रियम of the system will be disturbed, of the system will be disturbed। तो क्या करेगा रिएक्शन ताकि दोबारा ये इक्विलिब्रियम को गेन करे? सो द रिएक्शन will go in the forward direction to produce more NO, ठीक है, to attain the equilibrium। क्या होगा, रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना पड़ेगा ताकि इक्विलिब्रियम को दोबारा गेन किया जा सके। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स कि अगर इन दोनों की कंसंट्रेशन को इंक्रीज किया जाए तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा NO प्रोड्यूस हो। जब NO ज़्यादा हो जाएगा, उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी तो रिएक्शन दोबारा क्या होगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। ठीक है, या हम ये कर सकते हैं अगर हम N इसकी टू NO, ठीक है, अगर हम NO की कंसंट्रेशन को ज्यादा करें तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन, रिएक्शन विल गो इन द बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा ताकि इक्विलिब्रियम को गेन किया जा सके। F द कंसंट्रेशन ऑफ NO is increased, the equilibrium of the system will be disturbed
the system will move in the backward direction to attain the equilibrium back. To attain the equilibrium. ये बैकवर्ड डायरेक्शन में क्यों जाएगा भाई? इसलिए जाएगा ताकि ये अपना अपना कंडीशन जो स्टेट है, कौन सा स्टेट, इक्विलिब्रियम का स्टेट है, ये वापस उसको गेन करे। तो उसके लिए किस डायरेक्शन में जाएगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। क्लियर? या हम एक और काम कर सकते हैं, अगर हम NO की कंसंट्रेशन को कम करें, यहाँ पे हमें लगे कि अगर हम NO की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करें तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, लेकिन अगर हम NO की कंसंट्रेशन को कम करें तो रिएक्शन फिर किस डायरेक्शन में जाएगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा जी, ताकि मोर प्रोडक्ट बने। ठीक है, और हमारे पास रिएक्शन दोबारा इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो लिख लो, if the concentration of NO is decreased, then the equilibrium of the system will be disturbed. Of the system will be disturbed, and the system will go in the forward direction. To attain the equilibrium back. तो स्टूडेंट्स इसको समराइज करते हैं। किस तरह हम इसको समराइज करेंगे? तो यहाँ से दोबारा देख लो कि अगर हम नाइट्रोजन या ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन को ज़्यादा करें तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, और अगर हम NO की कंसंट्रेशन को कम करें तो फिर भी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। अगर हम NO की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करें तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। या अगर हम N2 और O2 की कंसंट्रेशन को कम करें तो फिर भी रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। क्यों फॉरवर्ड जाएगा, क्यों बैकवर्ड में जाएगा? ताकि इक्विलिब्रियम को दोबारा हासिल किया जा सके। सिस्टम इक्विलिब्रियम में है और हमने ये चेंजेस कर ली, तो ये वापस चाहेगा कि मैं इक्विलिब्रियम में आ जाऊँ। उसके लिए क्या करेगा? या तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा या बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, और इस तरह इक्विलिब्रियम को क्या करेगा? गेन करेगा। जो नेक्स्ट टॉपिक है, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ, इसका जो सेकंड है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर और वॉल्यूम। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि ये चैप्टर प्रिंसिपल इन टर्म ऑफ प्रेशर और वॉल्यूम ये अप्लाई होगा, एप्लीकेबल है सिर्फ और सिर्फ गैसेस पे, ये लिक्विड और सॉलिड पे एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। वी नो दैट PV इज इक्वल टू nRT और N/V इज इक्वल टू P/RT। ये हमने क्या किया स्टूडेंट्स, ये V को मैं यहाँ पे लेके आया, ठीक है, और RT को मैं इसके नीचे लेके आया, तो P/RT N/V। तो and we know that N/V is concentration, and अगर मैं इसको रिमूव करूँ तो मुझे पता चल सकता है यहाँ पे कि कंसंट्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। मतलब अगर मैं वॉल्यूम को कम करूँगा तो कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, और अगर मैं वॉल्यूम को ज़्यादा करूँगा तो कंसंट्रेशन क्या होगी? डिक्रीज होगी। ठीक है, और मैं यहाँ पे इस तरह अगर मैं इस साइड पे देखूँ तो मुझे पता चल सकता है कि अगर मैं इन दोनों को कास्ट ले लूँ तो कंसंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि द कंसंट्रेशन ऑफ गैसेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। अगर मैं प्रेशर इंक्रीज करूँगा तो कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी, और अगर मैं प्रेशर डिक्रीज करूँगा तो कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी, लेकिन वॉल्यूम के साथ इसका रिलेशन उलट है।
इसको मैं अप्लाई करूँगा, इसको मैं डिफाइन करूँगा इस तरह के, इफ अ सिस्टम इज एट इक्विलिब्रियम and it is subjected to change and pressure, the system will go in the direction where the number of moles are less or where there is a fewer number of moles. अगर हमारे पास एक रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, और वो सारे रिएक्टर क्या है, गैसेज है, तो अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगा जहाँ पे कम नंबर ऑफ मोल हो, या रिएक्टेंट के या प्रोडक्ट के। दोबारा स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास एक सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है और हम उसको सब्जेक्ट करते हैं टू स्ट्रेस यहाँ पे क्या है, प्रेशर है, तो क्या होगा, सिस्टम उस डायरेक्शन में जाएगा जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, कम होंगे। इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। नंबर 1, फॉर्मेशन ऑफ NO2। फॉर एग्जाम्पल N2O4 change to NO2। so बैलेंस करते हैं स्टूडेंट्स, तो 2 like 2 गैस एंड गैस। Kc की वैल्यू क्या है, Kc की वैल्यू है let me write NO2 power 2 and this is N2O4। इसको अगर मैं Kp के फॉर्म में लिखूं तो ये होगा NO2 partial pressure of NO2 और partial pressure of N2O4। तो इस रिएक्शन में देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम प्रेशर को अप्लाई करेंगे, ज़्यादा करेंगे, तो क्या होगा, रिएक्शन विल गो इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। क्यों बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि N2O4 के नंबर ऑफ मोल्स कम है। इसको आप किस तरह देखेंगे, इसको आप स्टोइकोमेट्रिक रेशो के फॉर्म में देखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 मोल ऑफ N2O4 it produce 2 moles of NO2। रेशो कितना है, रेशो है 1:2। तो अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ से कोएफिशिएंट से आपको आसानी से पता चल सकता है कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा है, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कम है। तो अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा, बैकवर्ड। इफ the pressure of the system is increased, the system will go in the backward direction। क्यों, रीजन क्या है, because of less number of mole, because of less number of moles of N2O4, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2O4 की क्या है, कम है। तो according to Lichardt principle, if a system is equilibrium and it is disturbed by increasing the pressure, so it will go in the direction where there is a fewer number of moles। तो fewer number of moles का किस साइड पे है, इस साइड पे है, तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। H2 plus I2 it form 2HI। इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि let me write in this form 2HI, decomposition of HI, H2 plus I2। इसी को मैं इन दोनों फॉर्म में लिख सकता हूँ, गैस गैस और गैस।
अब अगर मैं प्रेशर को इंक्रीज करूँ तो क्या होगा? तो रूल क्या है जी? रूल ये है कि हमने नंबर ऑफ मोल्स को देखना है रिएक्टेंट के साइड पे और प्रोडक्ट के साइड पे। चूंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट सेम है, तो अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करें तो इस रिएक्शन पे प्रेशर का कोई असर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा क्योंकि दोनों साइड पे, यहाँ पे देखो 1 और 1 2 और यहाँ पे देखो 2, तो इस साइड पे नंबर ऑफ मोल 2 है, वहाँ उस साइड पे भी नंबर ऑफ मोल 2 है। आपने दोनों रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स को काउंट करना है, आपने टोटल नंबर ऑफ मोल्स काउंट करने हैं। इस तरह नहीं करना कि यहाँ पे किसी एक रिएक्टेंट के मोल्स को काउंट करना है, नहीं, दोनों रिएक्टेंट्स और दोनों प्रोडक्ट्स के मोल्स को काउंट करना है। यहाँ पे प्रोडक्ट ये है, रिएक्टेंट ये है, इस रिएक्शन में ये रिएक्टेंट्स है और ये प्रोडक्ट है, तो आपने इन दोनों रिएक्टेंट्स के मोल्स को और प्रोडक्ट के मोल्स को कंपेयर करना है। जो कि मोल्स का रेशियो क्या है? 2:2, 1+1:2, 1+1 कंबाइंड आपने इसको कैलकुलेट करना है। तो इस रिएक्शन पे प्रेशर का एक और एग्जांपल लेते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ PCl5। तो देखो PCl5 मैंने लिख लिया, रिवर्सिबल रिएक्शन PCl3 प्लस Cl2 गैसेस। स्टेट सिंबल लिखना है स्टूडेंट्स हमेशा। इसको पहले चेक करें कि whether the reaction is balanced or not. So let's try. Phosphorus 8, chlorine 5, chlorine 3 and 2 5. Reaction is balanced. Now अब क्या करें? अब नंबर ऑफ मोल्स को स्टोइकोमेट्रिक रेशियो को चेक करते हैं। कितना रेशियो है? यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 1, और यहाँ पे रेशियो कितने हैं? 1+1 2। किस सेट पे नंबर ऑफ मोल ज्यादा है? इस सेट पे नंबर ऑफ मोल ज्यादा है। तो अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा कि बैकवर्ड में जाएगा? तो इट विल गो इन द बैकवर्ड डायरेक्शन इफ द प्रेशर इज इंक्रीज्ड। अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा? द सिस्टम विल गो इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। To minimize the stress, और इक्विलिब्रियम को दोबारा गेन करने के लिए ये रिएक्शन कहाँ में जाएगा? डायवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। सिंपल। देखिए यहाँ पे मैंने कहा था कि अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। क्यों बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा? क्योंकि इस साइड पे नंबर ऑफ मोल्स कम है, इस साइड पे नंबर ऑफ मोल्स क्या है? ज्यादा है। दूसरी एग्जांपल में यहाँ पे देखिए, टू मिनिमाइज द स्ट्रेस, और इक्विलिब्रियम को दोबारा गेन करने के लिए ये रिएक्शन कहाँ में जाएगा? डायवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। सिंपल। देखिए यहाँ पे मैंने कहा था कि अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। क्यों बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा? क्योंकि इस साइड पे नंबर ऑफ मोल्स कम है, इस साइड पे नंबर ऑफ मोल्स क्या है? ज्यादा है। दूसरी एग्जांपल में यहाँ पे देखिए मैंने कहा कि अगर हम इसको हम कहते हैं डिकम्पोजिशन ऑफ HI, अगर हम यहाँ पे प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा? नो इफेक्ट। व्हाई? क्यों? बिकॉज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट क्या है? सेम है। लिख लो, नंबर ऑफ मोल्स on both sides are equal. Third example है thermal decomposition of PCl5 decomposed to PCl3 and Cl2। अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा? रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन ज्यादा है और बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या है? कम है। तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। क्यों जाएगा? ताकि प्रेशर के स्ट्रेस को क्या किया जाए? कम किया जा सके। इसके बाद जो नेक्स्ट है इफेक्ट है वो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो लेट मी स्टार्ट। ओके स्टूडेंट्स, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इसको मैंने पहले से थोड़ा लिख लिया ताकि इन ऑर्डर टू सेव आवर टाइम। सो लेट्स स्टार्ट। इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। तो यहाँ पे मैंने दो रिएक्शन लिखा है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस O2 इट फॉर्म CO2 एंड NO प्लस O2 इट फॉर्म NO2। अगर आप इन दोनों रिएक्शन को देखें तो यहाँ पे एंथैल्पी चेंज क्या है? एंथैल्पी चेंज यहाँ पे क्या है? नेगेटिव है।
और यहाँ पे एंथैल्पी चेंज क्या है, पॉजिटिव है। तो जहाँ पे एंथैल्पी चेंज नेगेटिव होती है तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इस टाइप की रिएक्शन में क्या होती है, हीट रिलीज होती है, और वो रिएक्शन जहाँ पे हीट एब्जॉर्ब होती है तो उसको हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एक बात याद रखिए कि जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो एक्टिवेशन एनर्जी जल्दी अचीव होती है। जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो कोलिजन ऑफ द पार्टिकल इंक्रीज होती है, और जब कोलिजन ऑफ द पार्टिकल इंक्रीज होती है तो रिएक्शन जल्दी होता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि टेम्परेचर को इंक्रीज करने से रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो इस इफेक्ट को हम किस तरह कर पढ़ेंगे, तो याद रखिए कि जहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा और हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर विल गो to the reaction will go in the backward direction to minimize this stress. ठीक है, if increase the endothermic reaction, this is endothermic and this is exothermic. The endothermic reaction में क्या होगा कि अगर हम हीट टेम्परेचर को ज़्यादा करेंगे तो रिएक्शन will go in the forward direction. ये क्यों, तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है if the temperature of a reaction increases the equilibrium shift to the endothermic direction and which the heat is absorbed. तो मुझे बताओ कि यहाँ पे हीट रिलीज हो रही है, यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब हो रही है। तो यहाँ पे हीट किस साइड पे एब्जॉर्ब हो रही है, लेफ्ट साइड पे एब्जॉर्ब हो रही है। तो अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो ये रिएक्शन कहाँ पे जाएगा, ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। फॉरवर्ड डायरेक्शन में हीट रिलीज हो रही है, देखो यहाँ पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में हीट एब्जॉर्ब हो रही है। तो हीट कहाँ पे एब्जॉर्ब हो रही है, यहाँ पे एब्जॉर्ब हो रही है। तो अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, इट विल गो इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो एक बात लाजमी याद रखिए कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होती है, लेकिन अगर हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो तो चेंज इन टेम्परेचर इंक्रीज इन टेम्परेचर से क्या होगा, रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। और अगर हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन हो तो इंक्रीज इन टेम्परेचर से रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। क्यों, क्योंकि लीचार्ड ने इस प्रिंसिपल को स्टडी किया था और अकॉर्डिंग टू हिम अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, रिएक्शन एंडोथर्मिक डायरेक्शन में जाएगा जहाँ पे हीट एब्जॉर्ब होती है ताकि सिस्टम की हीट को हम कम से कम कर सकेंगे। If the temperature of a reaction is increased, the equilibrium shift to the endothermic direction in which the heat is absorbed and attempt to lower the temperature. System के temperature को हमने lower करना है तो उसके लिए क्या होगा कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा जहाँ पे हीट एब्जॉर्ब होती है, और एंडोथर्मिक रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगा क्योंकि यहाँ पे हीट इस साइड पे क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। तो मैं सिंपली कह सकता हूँ कि एंडोथर्मिक रिएक्शन फेवर्स forward direction when temperature is increased and exothermic reaction favors backward direction when temperature is increased. लिख रहा हूँ, the exothermic reaction favors backward direction and the endothermic reaction favors forward direction if, लेकिन कब, if the temperature of the system is increased. ठीक है, तो आई होप आपको इसके बारे में पता चल गया होगा। ठीक है, आखिरी जो इफेक्ट है वो है इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। क्या है इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, तो ये बहुत सिंपल है, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। Since do not affect the value of
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को इफेक्ट नहीं करता, इट डू नॉट इफेक्ट। ये क्या करता है, इट आइदर स्पीड अप द रिएक्शन और इट स्लो द रिएक्शन। ये हेल्प करता है इक्विलिब्रियम को अटेन करने में, जल्दी अटेन करने में ये हेल्प करता है। या हम कह सकते हैं कि ये रिएक्शन की स्पीड को या तो कम करता है या ज़्यादा करता है, बट केसी के वैल्यू पे ये कोई असर नहीं करता। इट डू नॉट अफेक्ट द केसी वैल्यू, बट व्हाट इट डज, इट आइदर स्पीड अप और रिड्यूस द स्पीड ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन।